गर्द इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एम.ए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, अपने आबा व अजदाद की कसम मैं आइंदा जासूसी का नाम भी ना लूंगा। मेरी तौबा, हजार बार तौबा। इमरान ने घुघियाए हुए लहजे में कहा, मगर दूसरे लम्हे उसके सर पर एक जोरदार जूता पड़ा और वो एक बार फिर चीख पड़ा, माफ कर दीजिए, अल्लाह कसम, बस इस बार माफ कर दीजिए। इमरान अब बकायदा रोने पर उतर आया था। और कर तो ये जासूसी मासूसी, हर वक्त मेरी जान सूली पर टंगी रहती है और तुम जासूसी करते फिर रहे हो। एक और जूता इमरान की खोपड़ी पर पड़ा और इमरान धड़म से पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से बकायदा आंसू बह रहे थे और चेहरा उस बच्चे की तरह हो गया था जिसे मार खाते वक्त कोई बचाने वाला नजर न आ रहा हो। अम्मा बस अब रहने दीजिए, बहुत हो गई भाईजान के साथ, सुरैया ने हंसते हुए कहा। ये ऐसे बात नहीं आएगा सुरैया, मैंने अब तक बहुत सब्र किया है, आज मैं इसकी सारी जासूसी इसकी नाक से निकाल कर ही दब लूंगी। इमरान की वालिदा ने हाथ में पकड़ा हुआ जूता फिजा में बुलंद करते हुए कहा, अम्मा जान आपको क्या पता, ये सुरैया की बच्ची मुझे उकसाती रहती है, कहती है खबरदार अगर तुमने जासूसी छोड़ी फिर मैं अपनी सहेलियों से कैसे कहूंगी कि मेरा भाईजान जासूस है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में उठकर बैठते हुए कहा, क्यों सुरैया, तुम अपने भाई की दुश्मन क्यों हो गई हो? अब मुझे पता चल गया है कि मेरा बेटा क्यों जासूसी मासूसी करता फिर रहा है। इमरान की वालिदा सुरैया पर चढ़ दौड़ी। अरे अरे अम्मा जान, भाईजान खामखा मुझ पर इल्जाम धर रहे हैं, मैंने कब कहा है कि ये जासूस बने? सुरैया ने बौखलाकर कहा और फिर वो इमरान को मुंह चिढ़ाकर कमरे से भाग उठी क्योंकि उसे इल्म था कि अब जूतों की बारिश का रुख उसकी तरफ होने वाला है। तुमने मेरी जान अजाब में डाल रखी है, जब देखो गायब, पूछो तो जासूसी हो रही है। इमरान की वालिदा ने जूता पहनकर बकायदा रोना शुरू कर दिया। अरे अरे अम्मा जान, बस रोइए मत, आप मुझे 1500 जूते और मार लीजिए, अल्लाह कसम आपके जूते खाने के लिए तो मैं जासूसी करता हूँ। इमरान ने उठकर माँ की गोद में सर रखते हुए कहा, तो फिर वादा कर कि आइंदा जासूसी नहीं करेगा। माँ ने पिचकारते हुए कहा, अम्मा मेरे बाप की तौबा। इमरान ने कान पकड़ते हुए कहा, बाप की बात ना कर, उसी के लाड़ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है। गजब खुदा का, बेटा जासूसी करता फिर रहा है और बाप को परवाह नहीं। इमरान की वालिदा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, अम्मा एक बात तो बताइए, आपको पता है जासूसी होती क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा तो अब तुम माँ को जाहिल समझने लगे हो, जैसे मुझे पता नहीं कि मुई जासूसी क्या भला है। मुझे पता है कि जासूसी का मतलब है गैर औरतों के पीछे गुंडे बदमाशों से लड़ना। बोल मैं ठीक कह रही हूँ ना? इमरान की वालिदा ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अरे खुदा की कसम आपको किसी ने गलत बताया है, ऐसी जासूसी तो सिर्फ अब्बा जान ही कर सकते हैं, मेरी क्या मजाल कि मैं जासूसी करूं। इमरान ने उठकर बैठते हुए कहा, बाप पर इल्जाम लगाता है, ठहर तो जरा। इमरान की वालिदा ने दोबारा जूता संभाला और इमरान उठकर यूं भागा जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। मैं सही कह रहा हूँ अम्मा, आप अब्बा जान से पूछ ले, इमरान ने दरवाजे में रुकते हुए कहा और फिर मुड़कर भागा, मगर जूता उसकी कमर पर पड़ ही चुका था। भाईजान भाईजान, बरामदे के कोने में खड़ी सुरैया ने उसे रोकते हुए कहा, सुरैया की बच्ची, किसी दिन मैं तेरी चुटिया काट कर फेंक दूंगा। अम्मा जान को उलट सुलट पट्टियां तू ही पढ़ाती रहती है। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, अरे नहीं भाईजान, अम्मा जान ने आपके मुतालिक पूछा कि कई दिन हुए इमरान नहीं आया, आखिर ये करता क्या फिर रहा है, और मैंने बस उन्हें बता दिया कि जासूसी करते फिर रहे हैं। सुरैया ने हंसते हुए कहा, और जासूसी का मतलब भी जाहिर है तुमने ही उन्हें समझाया होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या गलत बताया है भाईजान? सुरैया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, ठहर जरा, मैं तुम्हें जासूसी का असल मतलब बताता हूँ। इमरान ने उसकी तरफ लपकते हुए कहा और सुरैया माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। ये क्या हो रहा है? अचानक सर रहमान की गुस्सीली आवाज गूंजी। वो शायद करीबी कमरे में आराम कर रहे थे कि उनका शोर सुनकर बाहर निकल आए थे। अब्बा जान इस सुरैया की बच्ची को जासूसी का मतलब समझा रहा था। इमरान ने ठटक कर रुकते हुए कहा, जाहिर है लहजा इंतहाई बरखुरदाराना ही था। बकवास बंद करो और मेरे साथ आओ, सर रहमान ने सख्त लहजे में कहा और अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। या खुदा रहम, बड़ी मुश्किल से जूते बरसने बंद हुए थे कि अब फिर शुरू होने वाले हैं। इमरान ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, बैठो। सर रहमान ने कमरे में पहुंचकर एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि किबला खड़ा हो और मैं बैठ जाऊं? इमरान ने झिझकते हुए कहा, शट अप, मैं बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। सर रहमान ने फनकारते हुए कहा, आप ऐसा करें, मुझे अपना टाइम टेबल दे दे ताकि मैं वक्त के मुताबिक वही सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हो। इमरान ने इंतहाई
फिदवियाना लहजे में कहा, तुम बकवास बंद नहीं करोगे? सर रहमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। बिल्कुल बंद कर दूंगा जनाब। आप हुक्म करें तो बंद करके इसको ताला लगा दूंगा ताकि आसानी से ना खुल सके, इमरान ने जवाब दिया। और सर रहमान चंद लम्बे इंतहाई गुस्सैली नजरों से इमरान को घूरते रहे। उनकी आंखें शोले बरसा रही थी। फरमाइए, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। उसने महसूस कर लिया था कि सर रहमान अब गुस्से की उस इंतहा तक पहुंच चुके हैं कि गोली मार देने से भी दुरेक नहीं करेंगे। दहशतगर्द के मुतालिक तुम क्या जानते हो? सर रहमान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। दहशतगर्द? क्या ये किसी नई फिल्म का नाम है? अल्लाह कसम, आप यकीन कीजिए पिछले 101 सालों में मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, इमरान ने गड़बड़ाए हुए अंदाज में जवाब दिया। मैं फिल्म की नहीं, बैनुल अक़वामी तंजीम दहशतगर्द के मुतालिक पूछ रहा हूँ, सर रहमान ने होंठ काटते हुए कहा। बैनुल अक़वामी तंजीम दहशतगर्द? अच्छा, अब मैं समझा। ये वही तंजीम है जिसने मगरबी यूरोप के 4 मुल्कों में उधम मचा रखा है, इमरान ने भी इस बार संजीदा होते हुए कहा। हाँ वही तंजीम, सर रहमान ने जवाब दिया। बस मैंने इसका नाम ही सुना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, गेट आउट, सर रहमान ने कहा। अरे आप नाराज हो गए? यकीन कीजिए मुझे इस तंजीम की तफसीलात का इल्म नहीं, मगर आपको इस तंजीम से क्या दिलचस्पी हो गई? आप अगर अम्मा जान से इजाजत लेते तो मैं इनसे भी बड़ा दहशतगर्द बन जाता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। सर रहमान कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कोने में पड़ी हुई मेज की दराज खोली और एक कागज निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इसे पढ़ो। सर रहमान का लहजा बेहद संजीदा था। इमरान ने कागज उनके हाथ से लिया। कागज पर सिर्फ 2 लाइनें टाइप की गई थी और नीचे उकाब का निशान बना हुआ था। होशियार रहिए, दहशतगर्द का आइंदा निशाना आपका मुल्क है। कागज पर टाइप शुदा लाइनों का लुबे-लुबाब यही था। ये उकाब साहब कौन है? अली इमरान ने कागज से सर उठाते हुए पूछा। ये मगरबी यूरोप के एक मुल्क की सीक्रेट सर्विस का खुसूसी निशान है। ये कागज उस मुल्क की तरफ से हमें खुफिया तौर पर भिजवाया गया है, सर रहमान ने जवाब दिया। तो फिर आप क्यों फिक्र करते हैं? ये कागज सीक्रेट सर्विस को भिजवा दीजिए और बस, इमरान ने बड़े लापरवाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। नहीं, सदर मुमलिकत ने ये कागज मेरे महकमे को भिजवाया है और मैं सोच रहा हूँ कि सुपरिटेंडेंट फैयाज की निगरानी में एक खुसूसी टीम उस मुल्क में भेजो ताकि दहशतगर्द का खात्मा वहीं किया जा सके। उसे हमारे मुल्क तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, सर रहमान ने कहा। बहुत नेक ख्याल है जनाब, सुपरिटेंडेंट फैयाज की उम्र खासी तवील होती जा रही है, उसे खत्म करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम सुपरिटेंडेंट फैयाज को निकम्मा समझते हो? तुम्हें इल्म नहीं कि उसने कितने बड़े बड़े मुजरिमों की सरकुबी की है? वो मेरे महकमे की नाक है, सर रहमान ने अपने असिस्टेंट का दिफा करते हुए कहा। मगर इस नाक को इस बार ऐसा नजला होगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसका इलाज ना कर सकेगा। ये बता दूं जनाब किबला वाली साहब, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, ये मेरा फैसला है और मुझे यकीन है कि सुपरिटेंडेंट फैयाज हमेशा की तरह इस बार भी कामयाब रहेगा, सर रहमान ने कहा। आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? दहशतगर्द को यहाँ आने दीजिए, सुपरिटेंडेंट फैयाज उसे पकड़कर 2 जूते लगाएगा और दहशतगर्द खाली गर्द झाड़ता रह जाएगा, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम मुझे मशवरा दे रहे हो? गेट आउट, तुम जैसे निकम्मे से सुपरिटेंडेंट फैयाज लाख दर्जे ज्यादा बेहतर है, सर रहमान ने गुस्सैले लहजे में कहा। आपकी मर्जी, बहरहाल मैं जरूर कहूंगा कि सुपरिटेंडेंट फैयाज की कब्र के लिए जगह अलॉट करा दीजिए, कव्वाली का बंदोबस्त मैं करा दूंगा, इमरान ने कहा और फिर तकरीबन भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो एक लम्हा भी और ठहरा रहा तो उसे अपनी कब्र का बंदोबस्त करना पड़ जाएगा। इमरान ने आज काफी दिनों बाद कोठी का चक्कर लगाया था और फिर जैसे ही वो वालिदा को सलाम करने उनके कमरे में पहुंचा, वालिदा जो न जाने कब से भरी बैठी थी ने उसे देखते ही जूता उतार लिया और इमरान बड़े इत्मीनान से बैठा जूते खाता रहा। उसका ईमान था कि वालिदा के जूते खाने से उसकी रेडीमेड खोपड़ी की बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है और फिर वहां से जान छुड़ाकर जब वो भागा तो अब ये दहशतगर्द का चक्कर सामने आ गया था। सर रहमान के कमरे से निकलकर वो सीधा पोर्च में आया जहां उसकी कार मौजूद थी और चंद लम्हों बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी का मुजाहरा करती हुई सर सुल्तान की कोठी की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। दहशतगर्द के मुतालिक उस खत ने उसे खासा तशवीशज़दा कर दिया था क्योंकि वो दहशतगर्द तंजीम के बारे में काफ़ी कुछ जानता था और उसे इल्म था कि जिस मुल्क में ये तंजीम पहुंच जाए फिर वहाँ जो कुछ भी हो जाए कम है।
और उसे अच्छी तरह मालूम था कि सर रहमान और उसका महकुमा दहशतगर्द का कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। यही वजह थी कि वो जल्द अज जल्द सर सुल्तान से मिलकर उसके मुतालिक कोई इकदाम करना चाहता था। होटल शहजाद की तीसरी मंजिल के एक सजे सजाए कमरे में इस वक्त दो अफराद एक छोटी सी मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे मेज पर रखे हुए मसनूई फूलों के गुलदान को यूं घूर रहे थे जैसे अभी जादू के जोर से ये मसनूई फूल असली फूलों में तब्दील होने वाले हों। उनमें से एक इंतहाई स्मार्ट नौजवान था जिसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत से यूं महसूस होता था जैसे उसे दुनिया की आलूदगियों की हवा तक न लगी हो, जबकि उसके मुकाबिल एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसके अंग अंग में बिजलियां भरी हुई थी। उसका जिस्म देखकर यूं लगता था जैसे वो अभी अभी हसीना आलम का मुकाबला जीत कर आई हो, और खूबसूरत जिस्म पर इंतहाई चुस्त लिबास ने सोने पर सुहागा काम कर दिखाया था। ये दोनों गैर मुल्की थे। वो दोनों बिल्कुल खामोश बैठे मसनूई फूलों के उस गुलदस्ते को देखने में यूं मगन थे जैसे इबादत कर रहे हो, और फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों ही चौंक पड़े क्योंकि गुलदस्ते के मसनूई फूलों का रंग तेजी से तब्दील होना शुरू हो गया था। नौजवान ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर एक फूल को मखसूस अंदाज में बाहर की तरफ खींचा और दूसरे लम्हे गुलदान में एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, DG1 स्पीकिंग ओवर। आवाज मध्यम थी मगर लहजा इस कदर सर्द था कि सुनते ही जिसमें सर्दी की लहर दौड़ने लग जाती थी। यस बॉस, यस बॉस, DG100 एंड 101 अटेंडिंग यू ओवर। नौजवान ने बड़े आजिजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। रिपोर्ट ओवर। दूसरी तरफ से लहजा पहले से भी ज्यादा सर्द हो गया था। बॉस, इस मुल्क में मुदाफत ना होने के बराबर है। इंतहाई पसमानदा और थर्ड क्लास लोगों का मुल्क है। ओवर। नौजवान ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। तफसीली रिपोर्ट दो। ओवर। नंबर 1 ने करक लहजे में पूछा। बॉस, 101 और मैंने एक हफ्ते तक यहाँ के तमाम आला हुकाम से मुलाकातें की हैं और उनका इंतहाई करीब से जायजा लिया है। यहाँ के इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट 101 के काबू में आ गया और 101 की रिपोर्ट है कि वो इंतहाई मगरूर, जाहिल और पस्त ज़हनियत का आदमी है। वो यहाँ के इंटेलिजेंस का अमली तौर पर सरबराह है। मुझे यकीन है कि वो इंतहाई नाकारा आदमी है और वो हमारा मुकाबला एक लम्हा भी न कर सकेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस शहरी मामलात में कतन मुदाखलत नहीं करती। दिगर हुक्काम की तमाम तर कार्रवाइयाँ उन्हीं की ज़ात के गिर्द ही घूमती है और वो सब अमली तौर पर नाकारा है। ओवर। नौजवान ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। हूँ, मगर मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस इंतहाई फ़हाल और खतरनाक है। क्या तुमने उसे चेक किया है? ओवर। नंबर 1 ने पूछा। यस सर, मैंने उसकी सुनगन भी ली है। यहाँ की सीक्रेट सर्विस का सरबराह एक्स2 कहलाता है और वो आज तक किसी के सामने नहीं आया। हत्ता कि यहाँ का सदर भी उसे नहीं जानता। उसकी चंद मेंबरों पर मुश्तमिल एक टीम है मगर वो लोग मकामी मसाइल में दिलचस्पी नहीं लेते। अलबत्ता एक मस्करे से शख्स अली इमरान के मुतालिक पता चला है कि वो कभी कभी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। ओवर। नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुमने वाकई मेहनत की है। इस मस्खरे और अहमद शख्स अली इमरान के मुतालिक मुझे बहुत सी कहानियां मौसूल हुई है। मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन के आगाज से कबल इसका कांटा दरमियान से निकल जाए। ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया। बेहतर बॉस, जैसे आप हुक्म करें। 101 ने उसके मुतालिक भी मालूम किया है। वो सुपरिटेंडेंट फैयाज का गहरा दोस्त है और सुपरिटेंडेंट फैयाज के जरिए उसे ट्रैप किया जा सकता है। ओवर। नौजवान ने इस बार पहली दफा मुस्कुराते हुए और मुतमईन लहजे में जवाब दिया। ओके, अभी मैं कम से कम 15 रोज तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता। इन 15 रोज के अंदर अंदर मुझे अली इमरान के खात्मे की यकीनी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से करक और तहकुमाना लहजे में कहा गया और उसके साथ ही न सिर्फ गुलदान से आवाज आनी बंद हो गई बल्कि गुलदान के मसनूई फूल भी रंग बदलने लगे और चंद लम्हों बाद वो पहली हालत में आ गए और उन दोनों के हलक से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गई जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। शुक्र है बॉस ने हमारे काम की तारीफ की है, नाराज नहीं हुआ। गैर मुल्की लड़की ने मुस्कुराते हुए नौजवान से मुखातिब होकर कहा। सूजी, अगर बॉस जरा भी नाराज होता तो शायद हम दूसरा सांस भी ना ले सकते। तुम अभी नई इस तंजीम में आई हो। चीफ बॉस मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त करने का आदी नहीं है। नौजवान ने संजीदा होते हुए कहा। मुझे मालूम है मार्टिन, बहरहाल शुक्र है खतरा टल गया। अब हमारे पास 15 रोज हैं और हम इत्मीनान से काम कर सकते हैं। सूजी ने कुर्सी से उठकर एक भरपूर और तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए कहा। अभी कहाँ खतरा टला है? जब तक अली इमरान का खात्मा ना हो जाए। मैंने बॉस को उसके मुतालिक पूरी तफसीलात नहीं बताई
वरना मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस शख्स से टकरा कर बड़ी बड़ी तंजीमें तबाह हो चुकी है। मार्टिन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अरे छोड़ो मार्टिन, उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे सामने बड़े बड़े खतरनाक लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इस अहमक की भला क्या औकात है। सूजी ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने सरापे का जायजा लेते हुए कहा, ठीक है, तुम भी अपने जोहर आजमा लो। सुपरिटेंडेंट फैयाज के जरिए उस शख्स को ट्रैप करो और साइनाइड की सुई से जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसका खात्मा कर दो। मैं 1 हफ्ता बाद वापस आऊंगा। मुझे कामयाबी की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मार्टिन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। 1 हफ्ता बाद? मगर तुम 1 हफ्ता कहाँ गुजारोगे? सूजी ने चौंकते हुए कहा। देखो डियर, हम यहाँ तफरी करने नहीं आए। हमारा मिशन बेहद अहम है। चीफ बॉस जब यहाँ आए तो उसे यहाँ की मुकम्मल मालूमात मिलनी चाहिए। यही एक सूरत है हमारे बचाव की। मैं इस 1 हफ्ते में यहाँ की एटॉमिक लेबोरेटरी की तफसीलात हासिल करना चाहता हूँ। ये भी हमारे मिशन का ही एक हिस्सा है। मार्टिन ने जवाब दिया। एटॉमिक लेबोरेटरी? मगर तुम उसे कैसे तलाश करोगे? ऐसी लेबोरेटरियाँ तो इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं। सूजी ने हैरान होते हुए पूछा। तलाश करने वाले हर चीज़ को तलाश कर लेते हैं। मैंने उस लेबोरेटरी में काम करने वाली एक लड़की को ट्रेस कर लिया है। मैं 1 हफ्ता उसके फ्लैट में गुजारूंगा। वो इंतहाई जिन्सज़दा लड़की है और तुम जानती हो कि जिन्सज़दा लड़कियां मुझ पर परवानों की तरह निछावर होती हैं। मार्टिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, ये तो दुरुस्त है मार्टिन, तुम एक मुकम्मल मर्द हो। एक ऐसे मर्द जिसे पा लेने के बाद औरत किसी और मर्द का तस्वर तक भूल जाती है। मगर मेरे लिए तुम्हारे बगैर 1 हफ्ता गुजारना बहुत मुश्किल है। सूजी ने जवाब दिया। मजबूरी है डियर, वरना तुम्हें छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता। बहरहाल 1 हफ्ता बाद हम दोनों कामयाबी का भरपूर जश्न मनाएंगे। मार्टिन ने जवाब दिया और फिर वो बाय बाय कहता हुआ तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि सूजी खामोश खड़ी उसे जाता देखती रही। उसकी आंखों में हसरत थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मार्टिन के बगैर किसी लकवदक सहरा में अकेली रह गई हो। मार्टिन कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया तो सूजी ने एक तवील सांस ली और फिर वो कंधे उचकाती हुई मेज पर पड़े टेलीफोन की तरफ बढ़ती चली गई। उसने रिसीवर उठाया और सुपरिटेंडेंट फैयाज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्दी राब्ता मिल गया। हेलो, सुपरिटेंडेंट फैयाज स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुपर फैयाज की तहकुमाना आवाज सुनाई दी। डियर फैयाज, मैं सूजी बोल रही हूँ। सूजी ने अपने लहजे में बेपनाह शिरीनी भरते हुए कहा। ओ सूजी डियर, ज़ह नसीब कि तुमने हमें याद तो किया। सुपर फैयाज का लहजा फौरन ही रोमानी हो गया। तुम बहुत जालिम हो सुपर। मैंने मुल्क मुल्क की सैर की है, हजारों मर्द देखे हैं, मगर तुम न जाने क्या चीज़ हो कि तुम्हें भुलाने की कोशिश करती हूँ तो नाकाम रहती हूँ। सूजी ने बड़े मीठे लहजे में जवाब देते हुए कहा। अरे डियर, ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझती हो, वरना यकीन करो तुम जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की तो बस मेरे तस्वुर में ही थी। सुपरिटेंडेंट फैयाज ने अपनी तारीफ सुनकर रेशा खत्म होने में देर न लगाई। तो फिर आ जाओ, मैं यहाँ अकेली हूँ और सख्त बोर हो रही हूँ। सूजी ने कहा। कहाँ से फोन कर रही हो? सुपरिटेंडेंट फैयाज ने पूछा। अरे तुम्हें भूल गया मेरा पता, होटल शहजाद, कमरा नंबर 112। सूजी ने इटलाते हुए कहा। ओ अच्छा, बस 10 मिनट में हाजिर हुआ। सुपरिटेंडेंट फैयाज ने बेचैन लहजे में जवाब देते हुए कहा। और सुनो डियर, मैं तुम्हें रात को वापस न जाने दूंगी। हाँ, बस आ जाओ जल्दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सूजी ने कहा और मुंह से रिसीवर चूमने की आवाज निकालकर उसने रिसीवर के रिडल पर रख दिया। उसे मालूम था कि चंद ही लम्हों में सुपरिटेंडेंट फैयाज सर के बल दौड़ता हुआ आएगा। उसके चेहरे पर पुरइसरार से मुस्कुराहट तैर रही थी। इमरान ने कार सीधी सर सुल्तान की कोठी के पोर्च में जाकर रोकी और कार से उतरकर वो सर सुल्तान के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। ड्राइंग रूम के एक हिस्से को सर सुल्तान ने प्राइवेट ऑफिस का रूप दे रखा था। उन्होंने इस कमरे में ऐसा सिस्टम रखा हुआ था कि जब चाहे एक बटन दबाकर उस हिस्से को ड्राइंग रूम से बिल्कुल अलग कर लेते और जब चाहते उसे ड्राइंग रूम का हिस्सा बना लेते थे। ड्राइंग रूम और उनके दफ्तर के दरमियान एक स्लाइडिंग दीवार थी जिसके जरिए वो उसे अलग कर लेते थे ताकि अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो दफ्तर में काम करते हुए डिस्टर्ब ना हो। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक बावर्दी मुलाजिम बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़ा हुआ था। वो खासे सुडौल जिस्म का मालिक था। उसके जिस्म की बनावट बताती थी कि वो लड़ाई भिड़ाई के फन में माहिर रहा होगा। ये मुलाजिम नया था क्योंकि इमरान ने उससे पहले उसे न देखा था। इमरान जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, उस मुलाजिम ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। फरमाइए। मुलाजिम का लहजा मुअद्दिबाना होने के साथ साथ खासा सख्त था। बगैर साजों के तो मैंने आज तक कुछ नहीं फरमाया। अगर फरमाइश सुनने का मूड है तो फिर भागकर ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त करो और यकीन करो
बड़े बड़े कव्वालों को भूल जाओगे। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपको किनसे मिलना है? मुलाजिम ने इस बार कतरे चिल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया। देखो भाई अल्लाह दत्ता, इमरान ने कहना शुरू किया, मेरा नाम अल्लाह दत्ता नहीं यूसुफ है। मुलाजिम ने फौरन ही बात काटते हुए कहा, यूसुफ, अच्छा वाकई कमाल है। यूसुफ भाई बहुत खूब, बड़ी हसरत थी यूसुफ सानी से मिलने की, मगर क्या सर सुल्तान ने अब सूद का कारोबार शुरू कर दिया है? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए जवाब दिया।